तो कहानी की शुरुआत में एक काली रात में रॉयल टॉम को दिखाया जाता है और कुछ लड़की एक बंदे के आसपास मास्टर मास्टर कहकर घूम रही है। अगले पैनल पर किसी की आँख खुलते हुए दिखाया गया और कहा, मेरा नाम येबा है, मैं 108 लड़की डिसिपल का मास्टर हूँ जो इस दुनिया का डेविल है। ये इस सीरीज का एमसी है। वो हमारी दुनिया से एक ट्रांसमाइग्रेटर था, लेकिन किसी कारण से वो मरकर दोबारा इसी दुनिया पर रिबॉर्न हुआ। अब उसके साथ क्या होगा, चलो देखते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में अंधेरी रात में रॉयल टॉम को दिखाया जाता है। तभी एक सिस्टम अलर्ट आकर कहती है कि होस्ट की लास्ट डिसिपल सेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। सिस्टम अलर्ट, द ऑलमाइटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। एमसी सोच रहा है, क्या मेरा पुनर्जन्म हो रहा है? मैं 3 सेंचुरी से डेड था और अब मैं फिर से रिबॉर्न हो गया हूँ। और हाथ पैर लड़ाकर खुद को देखने लगा। डेमिट सिस्टम, डेमिट, तुम कमाल हो ना। मैं एक टाइम ट्रेवलर था। एक के बाद एक कई रेवोल्यूशन के बाद लास्ट में सिस्टम को एक्टिवेट किया और एम्परर बनने के रास्ता खोज लिया, यानी लड़कियों को डिसिपल के रूप में लेना। और हर तरफ लड़की मास्टर मास्टर पुकार रही है। सिस्टम ने मुझे इन्फॉर्म किया कि जब तक मैं 108 लड़की डिसिपल को साथ ले जाकर उनमें से हर एक को सेंट लेवल में पहुंचने में मदद करूंगा, तब तक मैं अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकता हूँ। दुर्भाग्य से मैं मर गया, कभी उस दिन का इंतजार नहीं कर पाया जब मैं अपना डेस्टिनी को बदल सकूँ। उसके कारण यह है कि मैंने बहुत सारे डिसिपल बना लिया। सिस्टम अलर्ट, क्योंकि सभी डिसिपल सेंट लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुकी है, इसलिए होस्ट की डेस्टिनी 3 मिनट में चेंज हो जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 300 साल बाद भी वो दिन जरूर आएगा। क्या मैं कॉफिन के अंदर हूँ? सिस्टम, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इतने समय बाद आज आखिरकार किस डिसिपल ने सेंट रियलम में पहुंचा? मैं देखना चाहूँगा कि किस इडियट लड़की को ऐसा करने में 300 साल लगे। सिस्टम ने कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्या सिस्टम डिसिपल की प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर रही है? सिस्टम, तो मुझे बताओ, लास्ट से एक पहले वाले डिसिपल जिसने ब्रेक थ्रू करके सेंट रियलम में पहुंचा, और कब? सिस्टम ने कहा, 230 साल पहले। डेमिट, कहने का मतलब यह है कि अगर लास्ट डिसिपल सेंट रियलम में जल्दी पहुंच जाता तो मेरा रिबन बहुत पहले ही हो जाता। सिस्टम अलर्ट, डेस्टिनी को बदलने का शुरू होता है। तभी रॉयल टॉम में जोर जोर से बाहर बिजली कड़कने लगा और दूसरी तरफ कुछ लोगों को दिखाया जाता है और कह रहा था, मास्टरली ऑसम में, व्हाट ए ग्रेट हाफ सेंट रियलम मास्टर। तभी मास्टरली कुछ एन्चांटमेंट से टॉम के डोर को खोलकर कहने लगा, चलो अंदर जाकर देखते हैं। अंदर जाकर देखते हुए सभी लोग हंसकर अंदर जाने लगे। कहने लगे, होली शिट, यह तो क्यानकुन की लकड़ी है। क्यानकुन की लकड़ी का विशाल टुकड़ा। यह सब बेस्ट मटेरियल है स्पिरिट सेविंग ट्रेजर और मैजिक वेपन बनाने के लिए। ये कितना शानदार है। सारे स्पेशल पावर इस कॉफिन में घुस रही है। तो क्या सभी ट्रेजर यहाँ है? कहकर इसे खोलने लगा, लेकिन मास्टर लील ने कहा, मैं उसे खोलूँगा और इंचेंटमेंट पढ़कर ये खुल जा। होली शिट, ये तो एक डेड बॉडी है। क्या ये आदमी मर चुका है? ये बिल्कुल जिंदा लग रही है। खैर, ये तो जरूर मर चुका होगा। मैंने सुना है कि डीमन एम्परर डेड स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। किसी ने डीमन एम्परर के मुंह में जरूर से कोई अनमोल ट्रेजर रखा होगा ताकि उसका शरीर ताज़ा रहे। मास्टर ली ने कहा, मैं उसे निकाल दूंगा। तभी एमसी ने आंखें खोल दी। सभी लोग डर कर पीछे खिसक गए और कहने लगा, होली शिट, यह तो जिंदा है। डीमन एम्परर कॉफिन से बाहर निकलते हुए, यानी एमसी बाहर निकलते हुए कहने लगा, ग्रेव रोबर, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मेरे ग्रेव को रोबर करने आए। सभी लोग गुस्से से कहने लगा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? एमसी ने कहा, यह टॉम मेरी मेमोरी में बनाई गई थी, तो तुम लोग मुझे कौन समझते हो? मास्टर लील ने कहा, क्या तुम ही सुप्रीम डीमन एम्परर हो? दूसरे लोग ने कहा, बिल्कुल नहीं, उनकी मृत्यु तो 300 साल पहले हुई थी। उसके अलावा डीमन लॉर्ड इतने जवान कैसे देख सकते हैं? मास्टर लील ने कहा, वो डेफिनेटली डीमन लॉर्ड नहीं है। उसकी कल्टीवेशन के स्टेज को जांच करने पर पता चलता है कि वो अभी कल्टीवेशन स्टेज पर एक बच्चा है। दूसरे लोगों ने कहा, बिल्कुल सही, और ऐसा लगता है कि वो कुछ समय के लिए कंडेंशन रियलम में ब्रेक थ्रू किया है। तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ तुम यहाँ क्यों हो? सुप्रीम ट्रेजर कहाँ है? अच्छा, तुम बात नहीं करना चाहते हो ना? तो फिर तुमने ही ये मुसीबत मोल ली है, कहकर हमला करने लगा।
एमसी ने कहा, धिक्कार है, तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे निपट रहे हो, और शर्ट को 2 फिंगर से ही पकड़कर तोड़ दी। दूसरे बंदे सोच रहा है कि ये कैसे संभव है और डर कर पीछे खिसकने लगे। एमसी ने शर्ट वाले लोग बंदे को पकड़कर कहने लगा, एक घटिया स्पीड रियलम के आदमी खुद को मराने के लिए बेताब है ना? तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें मरना चाहते हो? दूसरे साथी एमसी पर हमला करते हुए कहने लगा, हमारे साथी को नीचे उतारो। एमसी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ पर चिल्ला सकते हो? और उस आदमी को मार दिया। दूसरे साथी डरते हुए कहने लगा, उसने लेट स्पेशल रियलम के मार्शल आर्टिस्ट को केवल एक नॉर्मल हमले से ही मार दिया। एमसी ने दूसरे लोगों को कहने लगा, तुम भी मरना चाहते हो, और उसे सिर से पकड़कर उसका सिर उखाड़ दिया। दूसरे लोग एमसी के हाथ में अपने साथी का सिर देखकर डरते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो आदमी लेट स्पेशल रियलम का कोई मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन वो हमारे साथी को एक ही हमले से मार कैसे सकता है? वो कितना ताकतवर है। एमसी अपना पावर अप करते हुए कहने लगा, अब तुम लोगों की बारी है। सभी लोग डर कर मास्टर ली से कहने लगा, अब हम क्या करें? लेकिन ये सब देखकर मास्टर ली डर कर भागते हुए कहने लगा, तुम लोग क्या कर रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? भागो वहाँ से। अगर हम यहीं मर जाएंगे तो तेजर का क्या फ़ायदा? पहले ये मेक श्योर करें कि वो जिंदा रहे। ऐसा नहीं लगता है कि वो हमारे पीछे आ रही है। लेकिन डीमन एम्परर ने बिजली की रस्सी बनाकर मास्टर लिन को एक फॉर्मेशन के भीतर पटक दिया। मास्टर लिन ने खुद से कहने लगा, एक फॉर्मेशन? यहाँ तो कोई फॉर्मेशन नहीं था। जब हम लोग आए थे तब तो कुछ भी नहीं था। क्या उसने ही अभी यह फॉर्मेशन बनाई है? वो कितना पावरफुल है? एक हाफ सेंट या कोई हायर बिंग है? क्या वो सचमुच वही है? डीमन लॉर्ड ने कहा, हाँ, क्या तुम सचमुच लगता है कि मुझसे बच कर निकल सकते हो? दूसरे लोग डीमन लॉर्ड से डर कर घुटने से बैठकर कहने लगे, योर एक्सलेंसी, हम पर दया कीजिए। मुझे तो मास्टर लीड ने ही काम पर रखा था। मेरा इरादा आपको और इस टॉम को अपमानित करने का नहीं था। मैं तो उनके लिए काम करता हूँ। ये सब उनका ही आइडिया था। तभी डीमन लॉर्ड ने आगे बढ़ते हुए उन लोगों को जिंदा ही जला दिया। मास्टर ली डर कर खुद से कहने लगा, वो तो कितना खतरनाक है। वो इंसान नहीं हो सकता। वो एक डेविल है, डेविल। मास्टर ली घुटने बैठकर कहने लगा, योर एक्सलेंसी, प्लीज़ मुझे मत मारिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको अपना सब कुछ दे दूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारिए। डीमन लॉर्ड ने कहा, मुझे ये बताओ, ये टॉम को किसने बनाया? मास्टर ली ने कहा, योर एक्सलेंसी, मुझे सचमुच इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। डीमन लॉर्ड ने गुस्से से कहा, तो तुम्हें जिंदा रखने का क्या मतलब है? ली ने घबराकर कहा, एक्सलेंसी, मुझे ठीक से पता नहीं कि इसे किसने बनाया था, लेकिन इन्फर्न टाउन में रहने वाला जिन इस सेक्ट को यह जरूर पता हो। डीमन लॉर्ड ने कहा, फिर से कोई? ये कौन है? नरेटर ने कहा, जिन ये एक खुफिया एजेंसी है जिसका स्थापना 200 साल पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने की थी, जिससे आप पैसा देकर कुछ भी जानकारी पा सकते हैं। इसका नेटवर्क इतना अच्छा है कि वो पूरे सेंट्रल प्लेस को कवर कर सकता है। और एमसी अपने से कह रहा है कि जिन इस सेक्ट, ये मेरा 8 डिसिपल का सेक्ट है। सेक्ट को इतना एबल और इन्फ्लुएंस बनाने के लिए मेरे 8 डिसिपल को कड़ी मेहनत करने पड़ी होगी, जो अपने करियर को आगे बढ़ाने में हमेशा ज़्यादा प्रयास करती है। मास्टर लिन ने कहा, योर हाइनेस, जिन इस सेक्ट निश्चित रूप से बता सकते हैं कि इस टॉम को किसने बनाया था। मैं उन्हें ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। प्लीज़ मेरी जान बख्श दीजिए। ये भाई ने कहा, अगले जन्म में इतना लालची मत बनना, और उसे मार दिया। तभी एक सिस्टम अलर्ट आया और कहा कि तुम खोए हुए डिसिपल की खोज करो, हर उस डिसिपल से मिलो जिसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। ये भाई ने हंसकर कहने लगा, हा हा हा, अब आखिरकार मेरा बारी है बड़े फसल काटने की, और टॉम से बाहर निकलने लगा। अगले जगह एक टाउन को दिखाया जाता है। टाउन पर हर तरफ लोग सामान खरीदकर बिक रहा है। ये मैंने कहा, वाह, यूनफान टाउन पहले से भी ज़्यादा चहल पहल हो गया है। तभी ये भाई की पेट से भूख के मारे आवाज़ आने लगे और कहा कि मैंने 300 सालों से कुछ नहीं खाया, भूख से मैं मर रहा हूँ। काम शुरू करने से पहले मुझे कुछ खा लेनी चाहिए। कुछ पैसे निकल कर कहने लगा, हे ब्रो,
इन्फॉन टाउन में सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है? उस आदमी ने कहा, सर आप मजाक कर रहे होगे, ये एकमात्र रेस्टोरेंट है मैडम शेफ का, बेस्ट रेस्टोरेंट। ये भाई ने कहा, रेस्टोरेंट और मैक चिकन, क्या मैं वापस अर्थ पर आ गया हूँ? वो आदमी मैडम शेफ के बारे में सोचते हुए कह रहा था, इन्फॉन टाउन की पॉपुलैरिटी और विकास का श्रेय मैडम शेफ को ही जाता है, लेकिन एक बात का दुख है कि वो सेंट बन चुकी है और आम लोगों के साथ बहुत कम घुलते मिलते हैं। मैंने सुना है कि वो बेहद खूबसूरत है, मुझे नहीं पता कि इस जन्म में उन्हें देखने का मौका मिलेगा कि नहीं। सर, क्या आप मेरे न्यू वेपन को देखना चाहेंगे? और कुछ अजीब अजीब वेपन दिखाने लगा। हमारे पास सभी साइज का अवेलेबल है। यह भाई सोच रहा है मेरा डिसिपल जो खाना बनाने में माहिर है वो मैडम शेफ उसकी 40वीं डिसिपल होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा डिसिपल का डिसिपल खाना बनाने में कितना अच्छा हो सकता है। दुकानदार चिल्लाकर बोल रहा था, सर मत जाइए, आपको 20% छूट दूंगा। तभी दूसरी जगह एक रेस्टोरेंट पर ये भाई को मेनू देखते हुए दिखाया गया और एक येलो हेयर बॉय बोल रहा है कि मेरे लिए वही वाला एक मॉन्स्टर स्टोर लाओ। वेटर ने कहा, ठीक है मिस्टर पेन, थोड़ा इंतजार करिए। मिस्टर पेन ने उसके साथ आए हुए लड़कियों को कह रहा है कि आज मैं तुम दोनों को इन्फॉन टाउन के सबसे फेमस डिश मॉन्स्टर स्टोर का स्वाद चखाऊंगा। एक बाउल की कीमत 10,000 सोने के सिक्के है। पूरे टाउन में मेरे सिवा कोई इसे और अफोर्ड नहीं कर सकता। ब्लू ड्रेस वाली लड़की ने कहा, मिस्टर पेन, यह तो आपकी बहुत बड़ी उदारता है। अब मुझे समझ में आया कि आप रेडसन सेक्ट की बेस्ट डिसिपल क्यों हो। दूसरी लड़की ने कहा, जी हाँ मिस्टर पेन, आपके साथ खाना खाना मेरे लिए सचमुच एक सौभाग्य की बात है। ये भाई ने कहा, मुझे भी एक मॉन्स्टर स्टू चाहिए। वेटर ने कहा, ठीक है सर, लेकिन यह खाना खाने से पहले पे करना पड़ता है। तो क्या आप स्पीड स्टोन से पे करना चाहेंगे या गोल्ड कॉइन से पे करना चाहेंगे? यह सुनकर ये भाई ने कुछ स्पीड स्टोन टेबल पर फेंक दिया और कहा, चेंज तुम रख लो। वेटर ने कहा, वाह स्पीड स्टोन, नो प्रॉब्लम सर, जस्ट अ मोमेंट। रेस्टोरेंट में यह सब देखकर दूसरे लोग कहने लगे, क्या हुआ, मिस्टर पेन ने अभी अभी एक बहुत बड़ा स्टोव का ऑर्डर किया, लेकिन उस आदमी ने भी एक ऑर्डर किया और वो मिस्टर पेन से भी ज़्यादा जनरस है। ये आदमी कौन है जो ऐसे ही 5 स्पीड स्टोन एक साथ निकाल सकता है? मिस्टर पेन यह सब सुनकर गुस्से से ये भाई को घूरने लगा। तभी वेटर ने कहा, मिस्टर पेन, ये लीजिए आपका मॉन्स्टर स्टोव, एंजॉय कीजिए। मिस्टर पेन ने कहा, इसे देखो, यह डिश न केवल डिश है बल्कि ये तुम्हारी कल्टीवेशन स्टेज को भी बेहतर करता है। लड़कियों ने कहा, वाह कितने अच्छे खुशबू आ रही है, मैं बेसब्र हो रही हूँ इसे खाने के लिए। मिस्टर पेन ने कहा, कम ऑन ब्यूटीफुल, मैं तुम्हें खुद के हाथों से खिलाऊंगी। तो इसका स्वाद कैसा है? केवल मुझे से बड़े आदमी को ही इस जैसे स्वादिष्ट डिश का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तभी ये भाई ने स्टू को घूरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है कि इस स्टू का स्वाद मेरी डिसिपल फांग जाओटोंग के स्टू जैसा होगा। स्टू खाकर गुस्से से ये भाई ने कहा, यह भयानक स्टू किसने बनाया है? यह किसी सुअर के खाने की तरह लग रहा है। यह सुनकर मिस्टर पेन ने गुस्से से कहा, अरे गबर, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मैं भी यह सूप खा रहा हूँ? लड़की ने कहा, मिस्टर पेन परेशान मत हो, यह तो बस एक गवार है। दूसरे लड़के ने कहा, वो आपके अटेंशन के लायक नहीं है। मिस्टर पेन ने कहा, गवार, तुम तो जानते भी नहीं क्या बोल रहे हो, इडियट, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो कितना बढ़िया स्टू है। यह भाई ने ठंडे नज़र से घूरते हुए कहा, इस तरह की घटिया डिश तो तुम्हारे जैसे अमीर इडियट को ही पसंद आ सकता है। गुस्से से मिस्टर पेन ने कहा, तुमने अभी अभी क्या कहा? वेटर ने कहा, जी हाँ सर, आपने क्या कहा? डिश हमारे शेफ ने खुद से बनाया है। ये भाई ने कहा, ठीक है, मैं शेफ को देखना चाहता हूँ। मिस्टर पेन ने कहा, हाँ शेफ को बुलाओ और इस गवार को सबक सिखाओ। यह आदमी लेट स्पिरिट रियलम का शेफ डोंगली है। उसने कहा, हेलो सर, ये डिश रेडसन सेक्ट के डिसिपल मिस्टर पेन को बहुत पसंद है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको इस स्टू से क्या समस्या है? यह सुनकर मिस्टर पेन ने कहा, क्या अर्ली स्टेज कंडीशन रियलम के आदमी लेट स्पिरिट रियलम की एक शेफ को बेस्ट डिश पर कैसे सवाल उठा सकता है? चलो देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरे लोग शेफ को देखने के बाद कहने लगा, वो आदमी शायद पागल है, रेस्टोरेंट में तमाशा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने आखिरकार 5 स्पिरिट स्टोन स्पेंड कर दिया, इसलिए शायद तमाशा खड़ी कर रहा है। वो क्या स्कैमर है?
शेफ ने इरफान से कहा, सर प्लीज़ मुझे बताएं क्या कहाँ भूल हुई। इरफान ने कहा, मॉन्स्टर स्टू के लिए इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट को उनका अच्छा स्वाद पाने के लिए 49 दिन पहले ही सुखाना चाहिए, लेकिन तुमने अभी यह ताज़ा इंग्रेडिएंट से पकाया है। तुम किस तरह से इस फेमस रेस्टोरेंट की शेफ बने। यह सब सुनकर शेफ घबराकर मन में कहने लगा, यह शायद खाना बनाने में मुझसे भी ज़्यादा मास्टर है। इरफान ने स्टू को दिखाते हुए कहने लगा, और इंग्रेडिएंट को तेज आग पर नहीं भुना गया था, मछली बहुत ज़्यादा पक गया था। और एवालिन, यह शायद कोई चाइनीज़ इंग्रेडिएंट है, ये भी बहुत देर तक पक गया था और उसका स्वाद बहुत हार्ड था। शराब को गाढ़ा करने के लिए इन्यूज गर्मी नहीं मिली, ये सबसे बड़ी फेलियर का कारण है। शेफ ने कहा, इस आदमी को खाने पीने की इतनी अच्छी जानकारी है कि वो शेफ से भी कहीं ज़्यादा है। इरफान ने शेफ को गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस डिश को तुम्हारी सिग्नेचर डिश बोलने की। मिस्टर पेन ने कहा, क्या अर्ली स्टेज ऑफ कंडेंशन रियलम के आदमी लेट स्पिरिट रियलम की एक शेफ को सिग्नेचर डिश पर सवाल उठाने का हिम्मत करता है। अब देखने में मजा आएगा क्या होगा। इरफान की बातें सुनकर शेफ घुटने में आ गया और कहने लगा, आप सीनियर है मास्टर, अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मिस्टर पेन ने यह देखकर आंखें बाहर आ गया और गुस्से से कहा, उसने तुम्हारी डिश को कूड़ा कहा और तुम उसके सामने झुक गए, क्या तुम पागल हो। शेफ ने घबरा कर कहा, मास्टर ने जो कुछ भी कहा वो सब सच था, मेरा मॉन्स्टर तो सचमुच कचरा है। मिस्टर पेन ने कहा, तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब मेरा फेवरेट डिश कचरा है। इरफान ने कहा, खैर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आखिर तुम जैसा खाते हो ऐसा ही बन जाती है। पेन ने गुस्से से कहा, क्या कहा तूने। इरफान मिस्टर पेन को गुस्सा दिलाते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को कचरा ही खाना चाहिए, क्या मैंने अपने बात क्लियर से नहीं कहा। यह सुनकर पेन ने इरफान पर आग के बॉल से हमला कर दिया, लेकिन इरफान हमला डॉस करके पेन को मुंह से पकड़कर टेबल पर दे मारा और कहा, तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे लोग कहने लगे, इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई रेड सनसेट की बेस्ट डिसेबल से पंगा लेने की, उसका तो बुरा हाल होगा। ये भाई ने कहा, तो यही है, इससे बेहतर तुम नहीं कर सकते। पेन ने कहा, मुझे छोड़ दो हरामी, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये भाई ने कहा, ठीक है चलो देखते हैं तुम और क्या कर सकते हो, और उसे रेस्टोरेंट के बाहर पकड़कर फेंक दिया। पेन के सर्वेंट यंग मास्टर कहकर उसके पीछे भाग कर आया। दूसरे आदमी कहने लगे, सिट अब रेड सनसेट इस रेस्टोरेंट की खूब धुलाई करने वाली है, चलो यहाँ से चलते हैं, मैं मरना नहीं चाहता। मिस्टर पेन आदमरा सा गिरा पड़ा है। यह वह रेस्टोरेंट के बाहर आते हुए कहने लगा, तुम पर धिक्कार है, बहुत वीक हो। शेफ ने कहा, सीनियर अभी आप बड़े मुसीबत में है। ये भाई ने बेफिक्र होकर कहा, तुम किस बात से डर रहे हो, मैंने तो बस उसकी कल्टीवेशन को ही बर्बाद किया है, उसे अभी तक नहीं मारा। शेफ खुद से कहने लगा, उसकी कल्टीवेशन तुम्हारे कारण ही बर्बाद हो गई, कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होने से बेहतर तो मर जाना है। और ये भाई से कहा, सीनियर मैं थोड़े देर के लिए उन्हें रोक रखने में आपकी मदद कर सकता हूँ, ताकि आप यहाँ से निकलकर कहीं सेफ एरिया पर जा सके। इनफान टाउन में रेड सन सेक्ट सबसे पावरफुल सेक्ट है, उसके सभी एल्डर सेंट रियलम में रिच कर चुकी है और उसके सेक्ट लीडर 900 साल पहले ही सेंट किंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है। अभी अभी आपने उनके सबसे बेस्ट डिसिपल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो आपको आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ये मैंने कहा, टेंशन मत लो, रेड सन सेक्ट के जितने भी मेंबर मेरे सामने आएंगे मैं उन्हें मार दूंगा, लेकिन मुझे अभी बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाना होगा। ये भाई को देखकर शेफ खुद से कहने लगा, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेड सन सेक्ट उसके खिलाफ खड़ा होगा, आखिर वो है कौन। ये भाई ने कहा, वैसे क्या तुम मुझे अपने बॉस से मिलने में मदद कर सकते हो। शेफ ने कहा, आपका मतलब मैडम शेफ से है, लेकिन वो पिछले 100 सालों से दुनिया घूम रही है, मैंने खुद उन्हें 5 सालों से नहीं देखा। ये मैंने कहा, तो क्या वो यूनफान टाउन में अपने रेस्टोरेंट को देखभाल नहीं करती। शेफ ने कहा, मिस्टर ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैडम शेफ ने अपना सारा परमिश खुद की डिसिबल को मैनेज के लिए सौंप दिया है। यह सुनकर यह भाई खुद से कहने लगा, मुझे पता था कि यह इतना आसान नहीं हो सकता, यह घटिया सिस्टम मुझ पर इतना मेहरबान कैसे कर सकता है कि इतना आसान काम दे दे। खाना खाते हुए यह भाई शेफ से कहा, क्या तुम्हें पता है कि टाउन में जीनी सेक्ट कहाँ है। शेफ ने कहा, सेक्शन जीनी, ये क्या है, कोई सेक्ट या कुछ और।
ये मैंने कहा ठीक है, इसे भूल जाओ, तुम आगे बढ़ो। अगले कुछ दिनों के लिए मैं खाना और रहने के लिए तुम पर ही निर्भर करूंगा। शेफ ने झुककर कहा ठीक है मास्टर। अगले पैनल पर रेड सनसेट में दिखाया जाता है। क्या पेनहोंग की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई? किसी ने कहा यस मास्टर। एक ओल्ड मैन ने कहा फैन जाटोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेड सनसेट किससे भिड़ने की? ये शायद रेड सनसेट की सेक्ट मास्टर है। दूसरे आदमी ने कहा मास्टर काम डाउन। यंग मास्टर को एक ऐसे आदमी ने इंजर्ड किया जो कल्टीवेशन स्टेज की पहले स्टेज का आदमी है, लेकिन उसने एक ही बार में पेनहोंग की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दिया। यह आदमी शायद एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। दूसरी जगह रेड सनसेट की थर्ड एल्डर टेजर पर कब्जा करने के लिए 13 और 14 स्क्वाड को लीड करते हुए नाइट रॉयल टॉम की ओर बढ़ रहा है। स्क्वाड में किसी ने थर्ड एल्डर से कहा इस नाजुक समय में स्थिति को हार्ड बनाने का उचित नहीं है, इसलिए प्लीज दोबारा सोच ले एल्डर। फिर से दूसरे और रेड सनसेट की क्लैन लीडर को दिखाया जाता है। क्लैन लीडर ने कहा ठीक है, हमारे आदमियों को भेजो ताकि रेस्टोरेंट और उस आदमी पर नजर रखे। जब थर्ड एल्डर वापस आएगा तो हम सभी लोग उस आदमी को पकड़ लेंगे। सभी लोग उसको टुकड़े टुकड़े करना। दूसरे पैनल पर दो लड़कियों को बहुत गुस्से में दिखाया जाता है। ब्लैक ड्रेस वाली लड़की ने गुस्से से कहा इन कामिनों ने मेरे मास्टर की बॉडी को चुराने का हिम्मत कैसे किया? ये ब्लैक ड्रेस वाली लड़की का नाम ली यूनसी है। ये दोनों लड़के शायद एमसी का डिसिपल है। ली यूनसी ने कहा मेरे मास्टर का बॉडी रिफाइनमेंट रियलम के दायरे से बाहर है, जो आम लोगों के लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन होली लैंड के मास्टरों के लिए यह तेजर है। शायद उन्होंने ही मेरे मास्टर की बॉडी को चुराया होगा। मेरा होली लैंड का मास्टर होने का मतलब क्या है? अगर मैंने मास्टर की बॉडी को सेव करके नहीं रख पाया तो इन चोरों का सत्यानाश हो। मैं मास्टर का बॉडी वापस ला कर रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। दूसरी लड़की ने कहा सीनियर सिस्टर जरा रुको, ऐसा लग रहा है कि किसी ने टाउन के आउटर एरिया में गेट पर लगा फॉर्मेशन ब्रेक कर दिया है। ली यूनसी ने कहा सही समय पर वो लोग आए हैं। अगर हम उन्हें सबक नहीं सिखाएंगे तो वो सोचने लगेंगे कि यह सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। रेड सनसेट के लोग टॉम में अंदर आते हुए कहने लगे थर्ड एल्डर तो ऑसम है। दूसरे किसी ने कहा अरे वाह, थर्ड एल्डर के फॉर्मेशन पर कंप्लीट मास्टर है। फॉर्मेशन तोड़ने में आपको बस कुछ ही सेकंड लगे। फिर से किसी और ने कहा बिल्कुल सही, हमें यकीन है कि इस बार बहुत सारे सुप्रीम ट्रेजर मिलेंगे। थर्ड एल्डर परेशान होकर मन में कहने लगा मेरी तो फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश किए बिना ही फॉर्मेशन तोड़ गया। तभी आगे से कोई आते हुए कहने लगा वेल वेल वेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टॉम में घुसने की? थर्ड एल्डर आगे देखते हुए कहने लगा बस करो, क्या तुम भी इस काम के लिए यहाँ नहीं आए? और गुस्से से कहने लगा ट्रेजर यहीं छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर जूनियर सिस्टर गुस्से से कहने लगा सीनियर सिस्टर, हमें कितने को जिंदा रखना चाहिए या सभी को मार दो? ली यूनसी ने कहा बस जो ज़्यादा बोलता है उसे जिंदा रखो, बाकी सभी को मार दो। थर्ड एल्डर खुद से कहने लगा स्पीड रियलम के मार्शल आर्टिस्ट के ग्रुप से सराउंडेड होने के बावजूद डरने की बजाय वो जान से मारने के लिए डिटरमाइंड है। और लड़कियों को कहने लगा अगर ऐसा है तो लेडीज पर हमें हाथ उठाने के लिए दोष मत देना। और चिल्लाकर कहा तो चलो हमला करो। और सभी लोग लड़ाई के लिए भागकर आगे आने लगे। तभी जूनियर सिस्टर ने फॉर्मेशन सेट करके हमला करने लगा और ली यूनसी ने स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़कर लड़ाई के लिए आने लगा। तो न्यू एपिसोड के स्टार्टिंग में रेड सनसेट के लोग फॉर्मेशन के ऊपर से हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। रेड सनसेट के लोग फॉर्मेशन की रेंज में आने के बाद जूनियर सिस्टर ने फॉर्मेशन एक्टिव करके सोल ईटिंग डीमन को बुला लिया था। फॉर्मेशन में सोल ईटिंग डीमन को देखकर रेड सनसेट के लोग चौंक गए। मिशन की रेंज में रहने वाले लोगों की हेड सोल ईटिंग डीमन ने ब्लास्ट कर दिया। थर्ड एल्डर ये सब देखकर डर से कपकपाने लगा और कहने लगा डर के मारे मैं हथियार को चला भी नहीं पा रहा हूँ। इस सोल ईटिंग डीमन से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम्हें फॉर्मेशन सेट करना भी कैसे आता है? तभी जूनियर सिस्टर आगे बढ़ते हुए फॉर्मेशन को और ताकतवर करने लगा। फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग होता देखकर थर्ड एल्डर डरते हुए कहा नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन जूनियर सिस्टर ने फॉर्मेशन एक्टिव करके थर्ड एल्डर की बॉडी को पूरा सुखा दिया और ली यूनसी ने तलवार लेकर
थर्ड एल्डर की सिर को धड़ से अलग कर दिया। फाइट खत्म होने के बाद ली यूनसी ने जूनियर सिस्टर से कहा, तुम पर धिक्कार है, इतने सालों बाद भी तुमने कोई तरक्की नहीं की। मेमोरी को स्टील करने की स्किल में तुम मास्टर से कहीं ज़्यादा खराब हो। मुंह फुलाकर जूनियर सिस्टर ने कहा, मैं सिर्फ मास्टर की स्किल को देखकर ही सीख सकता हूँ, लेकिन मास्टर अब हमारे बीच नहीं है, तो मैं स्किल को कैसे बेहतर बनाऊँ। ली यूनसी ने अब हंसकर कहने लगा, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। जूनियर सिस्टर ने कहा, सीनियर सिस्टर तो चलिए यूनफान टाउन चलते हैं और रेड सनसेट को ढूंढते हैं। ली यूनसी ने कहा, ऑल राइट, तो चलो चलते हैं। तभी दूसरे जगह एक हाउस में ईबाई को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। एमसी ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ हाफ डे में ही मैं कंडेंशन रियलम तक पहुंच जाऊंगा। और हंसते हुए कहने लगा, इसलिए मुझे डेस्टिनी बदलने को चांस मिला। मुझे वंडर है कि क्या मैं एक महीने के भीतर कंडेंशन रियलम के दायरे को पार कर पाऊंगा। तभी बाहर से शोर आ रही थी कि देखो देखो ये क्या है, मुझे बिलीव नहीं है कि यह यूनफान टाउन में देख रहा हो। शोर सुनकर लीवाई रूम से बाहर आते हुए रेस्टोरेंट के शेफ को पूछने लगा, इतना शोर क्यों हो रहा है। शेफ ने कहा, मैंने सुना है कि कई लोग आसमान में माउंटेन के आकार के उड़ने वाले नाव देखा है। ईबाई ने खुद से कहने लगा, एक उड़ने वाले बोट माउंटेन आकार की, क्या यह सच हो सकता है। और शेफ से कहा, ऑल राइट, चलो हम भी जाकर देखते हैं, शायद बोट यूनफान टाउन में ही आकर रुके। शेफ ने कहा, सीनियर मेरे इंतजार कीजिए। और खुद से कहने लगा, मुझे लगा था कि सीनियर के बराबर दौड़ने के लिए अपने दौड़ने की स्पीड कम करनी होगी, लेकिन मैं मुश्किल से ही उनके साथ चल पा रहा हूँ। और ईबाई के पीछे से जैसे तैसे आकर जोर जोर से सांस लेते हुए कहने लगा, आज दोपहर को ही उन्होंने कंडेंशन रियलम के पहले स्तर पर ब्रेक थ्रू किया। अभी केवल आधा दिन ही बीती है। क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर ने आधे दिन में ही एक लेवल पूरा ब्रेक थ्रू कर लिया है। किसी ने कहा, यह जहाज का नाम तो नोवा आर्क है। ईबाई ये जहाज को देखकर कहने लगा, इस जहाज का निर्माण मेरे विश्व डिसेबल ली यूनसी के अलावा और कौन ही कर सकता। जहाज को देखकर शेफ ने कहा, रुको, यह जहाज तो रेड सनसेट के ठीक ऊपर मंडरा रहा है, क्या यह जहाज उनका हो सकता है। ईबाई ने कहा, रेड सनसेट का जहाज, चलो वहाँ देखते हैं। तभी जहाज आकर रेड सनसेट के आगे रुक गया और जहाज से ली यूनसी बाहर आकर कहने लगा, सो यान आओ, जल्दी बाहर आओ। यह सब देखकर ऑडियंस कहने लगे, क्या यह लड़की मौत को दावत दे रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई रेड सनसेट के मास्टर का अपमान करने की, जो पहले ही सेंट बन चुकी है। बेचारी लड़की वो सुयाना से अकेला मुकाबला कर रही है। ली यूनसी को देखकर ईबाई मन में कहने लगा, मैंने उसे ढूंढ लिया है, आखिरकार मुझे मेरी पहली डिसिपल मिल गई है। अब मुझे रेड सनसेट से खुद निपटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ली यूनसी उससे कॉन्फ्लिक्ट में कैसे है। ली यूनसी रेड सनसेट को देखते हुए मन में कहने लगा, रेड सनसेट पिछले 2 सालों में 13 बार नाइट रॉयल टॉम में घुसपैठ कर चुका है। वो लोग हद से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। मेरे मास्टर के शरीर को गायब होने का संबंध डेफिनेटली उनसे है। तभी रेड सनसेट से ग्रैंड एल्डर बाहर आते हुए कहने लगा, हमारे सेट के मास्टर को उनके नाम से बुलाने वाले तुम कौन होते हो। दूसरे लोग कहने लगे, यह तो रेड सनसेट का ग्रैंड एल्डर है। मैंने सुना है कि इस ग्रैंड एल्डर ने सेंट रियलम की 8 स्टेज को पार कर लिया है। उसने शॉर्ट इवेंट में और भी न्यू टेक्निक सीखा है और उसकी शॉर्ट की स्लैश बहुत विनाशकारी है। ली यूनसी ने मिडिल फिंगर दिखाते हुए ग्रैंड एल्डर से कहा, आराम से समझ लो, अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं आया है। यह सुनकर ग्रैंड एल्डर ने गुस्से से ली यूनसी पर शॉर्ट से स्लैश मार दिया। स्लैश को देखकर ली यूनसी ने कहा, बस इतना ही, और वो भी हमला कर दिया। दोनों की हमला टकराकर बीच में ही ब्लास्ट कर गया। इसे देखकर ग्रैंड एल्डर मन में कहने लगा, इस मैग्निफिकेंट पावर पर केवल क्लैन मास्टर का ही महारत हासिल कर सकते हैं, तो उसने मेरी अटैक को रोकने में कैसे मैनेज किया है। तभी ली यूनसी ने इस ब्लास्ट के पीछे से और एक पाम की अटैक कर दिया। पाम की अटैक को देखकर ग्रैंड एल्डर को पसीना छूट गया और खुद से कहने लगा, क्या यह हो सकता है कि वो एक सेंट किंग रियलम का मार्शल आर्टिस्ट है। मुझे डर है कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो मैं इस फाइट को जीत नहीं पाऊंगा। और पाम के ऊपर ढेर सारा स्लैश मार दिया।
फिर से दोनों की हमला बीच में टकराकर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के आड़ में ग्रेनेल्डर डर कर भागने लगे। यह देखकर ली यूनसी ने कहा, क्या तुम भागना चाहते हो? सपने देखते रहो। और एक फॉर्मेशन से पावर लेते हुए जोर का हमला कर दिया। यह हमला आकर ग्रेनेल्डर की पीठ पर लगा और ग्रेनेल्डर नीचे पटक गए और उसी वक्त मर गए। फाइट देखकर दूसरे लोग कहने लगे, तो सेंट रियलम की 8 स्टेज की ग्रेनेल्डर को बुरी तरह से हरा दिया गया। आखिर वो लड़की कौन है? ग्रेनेल्डर को मार देने से सेक्ट की लीडर बाहर आ गया और कहने लगा, मैं सोच रहा था कि कौन सा मार्शल आर्टिस्ट इतना ब्रेव हो गया जिसने रेड सन सेक्ट से मुकाबला किया। और खुद से कहा, वो यहाँ क्यों है? और ली यूनसी से कहा, तो यह फेरी डिवाइन कंस्ट्रक्शन मिस ली यूनसी है। आपको इतना गुस्सा आ क्यों रही है? ली यूनसी ने कहा, तुमने नाइट रॉयल टॉम से जो कुछ भी चुराया है मुझे वापस दे दो। मैं दूसरे को नहीं मारूंगा। और हमला रेडी करते हुए कहा, लेकिन तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। और हमला कर दिया। यह हमला देखकर लीडर ने कहा, यह रेड सन क्लैन है। मुझे सेक्ट के लीडर को ऑर्डर देने वाले तुम कौन होते हो? और फिंगर पर हमला रेडी करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सेकेंडरी एवे के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में मेरी जान ले सकते हो? सपने देखते रहो। और लीडर ने भी हमला कर दिया, लेकिन दोनों की हमला बीच में ही टकराकर ब्लास्ट हो गया। इस पैनल पर एमसी ने हमें सेकेंडरी एवे का मतलब क्या है और बताया है कि कुकिंग, कंस्ट्रक्शन, फॉर्जिंग, मेडिसिन मेकिंग एक्सेट्रा की मास्टर करना ही है। फिर से हमले की ओर दिखाया जाता है। लीडर ने कहा, अगर मैं तुम्हारे डीमन कल्टीवेशन का डिस्ट्रॉय कर देता हो तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। ली यूनसी ने कहा, सच में? तो चलो आ जाओ। और हाथ उठाकर फ्लाइंग बोट को रेड सन सेक्ट पर अटैक करने की ऑर्डर दे दिया। फ्लाइंग बोट भी हमला के लिए आगे बढ़ने लगा। यह देखकर रेड सन क्लैन के लोग और लीडर घबरा गए। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ली यूनसी ने लीडर की और फ्लाइंग बोट से हमला करने के लिए ऑर्डर दे दिया था। अब नए एपिसोड से लीडर ने चिल्लाकर सभी को डिफेंस फॉर्मेशन सेट करने को कहा और सभी मेंबर फ्लाइंग बोट के हमले के सामने डिफेंस फॉर्मेशन सेट करने लगे। फ्लाइंग बोट के अटैक आकर सीधा फॉर्मेशन पर लगकर ब्लास्ट कर गया और कुछ लोग मर गए। लीडर जैसे तैसे बचकर अटैक की ओर देखने लगा। ब्लास्ट को देखकर टाउन के लोग डर कर कहने लगे, यह तो डिमोनिक कल्टीवेशन है, अभी भागो। अगर अटैक हमारी ओर आए तो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। ये टेरिफाइंग है। यह सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं है, ये एक किलिंग मशीन है। इसे पूरी रेड सन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगी। मास्टर शेफ ये सब देखकर डर कर कपकपाने लगे और याबाई से कहा, सीनियर, क्या हम भी यहाँ से चले? सभी लोग जान बचाकर भाग रहा है। ये भाई ने कहा, जल्दी मत करो, अभी फाइट देखने में सबसे अच्छा समय है। चलो थोड़ी देर रुकते हैं। दूसरी तरफ लड़ाई की और रेड सन सेक्ट के लीडर ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से हार मान लूंगा? और एक एनर्जी का जाइंट शॉट सामान करके ली यूनसी पर शॉट से स्लैश मार दिया। शॉट की अटैक को अपने तरफ आते हुए देखकर यूनसी ने अपना पावर अप करके बैटल आर्मर को एक्टिव कर दिया। बैटल आर्मर एक्टिव करता देखकर ये भाई मुंह में हाथ देकर हंसने लगा। ये भाई को हंसते देखकर शेफ ने कहा, सीनियर, इसमें इतनी हंसी की क्या बात है? क्या आपको नहीं लगता है कि वो बैटल आर्मर ऑसम है? और आर्मर ने तो जाइंट शॉट की एनर्जी से तुरंत खुद को बचा लिया। ये भाई ने हंसकर कहा, हाँ, ये बहुत बढ़िया है। और खुद से शर्माकर कहने लगा, शाबाश मेरी बच्ची। फिर से फाइट की ओर दिखाया जाता है कि दोनों लीडर और ली यूनसी एक दूसरे की अटैक करते हुए और डॉज करते हुए। ली यूनसी ने सेक्ट के दूसरे मेंबर को लाइटिंग की स्पीड से मारकर आगे बढ़ गया और लीडर पर एक साथ 2 स्लैश मार दिया। ली यूनसी ने लीडर पर भारी पड़ता देखकर लीडर ने एक फॉर्मेशन डिश बाहर निकाल ली। उस फॉर्मेशन डिश से ली यूनसी को चारों तरफ से चेन निकलकर एक जगह पर स्टक कर दिया। ली यूनसी चेन के चुंगल से निकलने की कोशिश करते हुए खुद से कहा, अरे नहीं, मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं था। लीडर ली यूनसी को एक जगह स्टक देखकर फिर से जाइंट शॉट से हमला कर दिया। अटैक को अपने तरफ आते हुए देखकर यूनसी ने आंखें बंद कर दिया और कहने लगा, शिट, मैं तो गया इस काम से। तभी यूनसी को मुसीबत में देखकर जूनियर सिस्टर ने फ्लाइंग बोट से चिल्लाकर कहा, यूनसी, अगर तुमने मेरी सीनियर सिस्टर को चोट पहुंचाया तो मैं पूरे रेड सन क्लैन का सफाया कर दूंगा। लीडर यूनसी पर अटैक करते हुए कहने लगा, यह तो बड़ी मुसीबत है, डिमोनिक गर्ल भी फ्लाइंग बोट में है। जूनियर सिस्टर ली यूनसी को फंसा हुआ चेन को तोड़ने के लिए शॉर्ट से चेन की ओर
अटैक कर दिया, लेकिन स्वॉर्ड ने चेन को नहीं तोड़ पाया। ली यूनसी की कोशिश के बावजूद भी ये चेन नहीं टूट रहा था। जूनियर सिस्टर ये देखकर चौंक गया। लीडर ने जूनियर सिस्टर से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने कल्टीवेशन से मेरा फॉर्मेशन डिस्क को तोड़ सकते हो? जूनियर सिस्टर ने चिल्लाकर कहा, सीनियर सिस्टर। ये सब देखकर लीडर ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, तुम सब अब नरक में जाओ, और एक पावरफुल हमला कर दिया। तभी ये बाय डिसिपलों को मुसीबत में देखकर ली यूनसी के आगे पहुंच गया और कहा, मेरे निगरानी में कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। यह देखकर लीडर चौंक गया और खुद से कहने लगा, ये अटैक ब्लॉक हो गया, पर कैसे ब्लॉक हो सकता है? ये बाय को देखकर कहा, यह आदमी कौन है? आखिर इसने यह सब कैसे कर लिया? मेरी सबसे पावरफुल अटैक इसी तरह रुक गया, और ये वो बिल्कुल सही सलामत है। ये बाय ने ली यूनसी को फॉर्मेशन से फ्री कर दिया। वो लोग ये बाय को देखकर कहने लगे, ये तो मास्टर है। मास्टर को पहचान कर दोनों घुटने में आ गए और मास्टर को रिस्पेक्ट देने लगे। जूनियर सिस्टर ने कहा, योर डिसिपल जुगेफू पे रिस्पेक्ट टू मास्टर। अब पता चला इस जूनियर सिस्टर का नाम जुगेफू है, लेकिन हम फू कहेंगे। और दूसरे ने कहा, योर डिसिपल ली यूनसी पे रिस्पेक्ट टू मास्टर। ये मैंने कहा, उठो तुम दोनों, पहले अपने पीछे वाले आदमी को ध्यान रखो। डिसिपलों ने यस मास्टर कहकर फाइट के लिए आगे बढ़ गए। ये भाई खुद से कहने लगा, अभी अभी वो हमले से दोनों कमजोर हो गए हैं, लेकिन जब तक दोनों एक साथ मिलकर फाइट करेंगे वो उसे हरा देंगे। दोनों को आगे बढ़ते हुए देखकर लीडर ने भी पावर अप करते हुए किसी को सामन करने लगा। सामन करते हुए लीडर की ऑरा को देखकर दोनों डिसिपल चौंक गए और कहने लगे, ये तो सुप्रीम एम्परर की ऑरा है, तो वो किससे समन कर रहा है? तभी समन हुए आदमी येबाई और उसके डिसिपलों को कहने लगा, मैं सीक्रेट लैंड का रेड ब्लड एम्परर हूँ। तुम जैसे तुच्छ इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को मारने की? मैं तुम्हें अपने पापों को सुधारने की मौका दूंगा। बस अपने कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली मेंबर को मार दूंगा। जूनियर सिस्टर फू ने कहा, पहले खुद को देखो बुड्ढे, बिल्कुल बकवास। और मन में कहने लगा, हमारे मास्टर हमें पीछे से देख रहे हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इस लड़ाई में हमें हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मास्टर हमें बचा ही लेंगे। ये भाई ने कहा, यह तो सेंट एम्परर का मेंटल क्लोन है, जिसे यहाँ दिखावा करने के लिए भेजा गया है। वो सचमुच खुद को असली एम्परर नहीं समझता है ना? इसलिए डर के मारे छुप कर बैठा है। ये भाई को देखकर नीचे से टाउन के लोग कहने लगे, जिसने अभी अभी रेड सनसेट के लीडर की शॉट की पावर को रोका है, वो क्या कंडेंसन रियलम के सेकंड लेवल के आदमी है? दूसरे किसी ने कहा, बिल्कुल नहीं, उसने अपने कल्टीवेशन स्टेज को जरूर छुपाया होगा। यह सच नहीं है, यह सच नहीं हो सकता। कंडेंसन रियलम के लोग उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो आदमी हवा में उड़ रहा है, इसलिए जरूर उसने कल्टीवेशन को छुपाया होगा। फिर से फाइट की और रेड ब्लड एम्पायर ने कहा, तो तुम मेरे ऑर्डर का डिफाई नहीं करोगे? मैं स्टारलाइट सीक्रेट लैंड का एक एम्पायर हूँ, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। और उसका मेंटल क्लोन यहाँ से वेनिश होने लगा। एम्पायर के मेंटल क्लोन को जाने के बाद येबाई ने एक ही अटैक से डेटसन क्लैन के लीडर को मार दिया। ये देखकर दोनों डिसिपल चौंक गए और पीछे घूमकर मास्टर को देखने लगे और मन में कह रहा है, मास्टर कितना पावरफुल है, रेड सनसेट के लीडर को एक ही हमले से मार दिया। ये भाई ने लीडर को मारकर कहा, स्टारलाइट सीक्रेट लैंड 300 साल पहले उन्हें मैं चैलेंज देने में फेल रहा था, लेकिन अब उनसे हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। और हवा में एक स्पेस टाइम क्रैक खोल के स्टारलाइट सीक्रेट लैंड की और एक डिवाइन नीडल का अटैक फेंक दिया। दूसरे ओर सीक्रेट लैंड में दिखाया जाता है कि रेड ब्लड एम्परर को। एम्परर ने कहा, अरे इन तुच्छ इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझसे चुनौती देने की और इस सीक्रेट लैंड की एम्परर को चैलेंज देने की? और सेक्ट की दूसरे मेंबर को बुलाने लगे। तभी येबाई ने जो डिवाइन नीडल का अटैक भेजा था वो एम्परर की ओर आगे बढ़ने लगा। ये अटैक देखकर एम्परर चौंक गया और कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ये डिवाइन नीडल अभी भी यहाँ क्यों है? और वो नीडल आकर एम्परर के सिर की आड़ पार हो गया। दूसरी तरफ एम्परर की मौत को महसूस करके येबाई मुस्कुरा रहा है। सीक्रेट लैंड में एम्परर को नीचे गिरे देखकर दूसरे लोग कहने लगे, एम्परर आपको क्या हो गया है? किसी ने कहा, सेंट ऑफ हीलिंग को बुलाओ और सीक्रेट लैंड के दूसरे एम्परर को भी इन्फॉर्म करो।
फ्लेम एम्परर अंदर आते हुए कहा, यहाँ क्या हो रहा है? एक आदमी ने कहा, एम्परर रेड ब्लड को अचानक कहीं से एक डिवाइन नीडल आकर लग गया। तब से उनका हाल कुछ ऐसा हो गया। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ब्लड एम्परर के पास फ्लेम एम्परर आया था। फ्लेम एम्परर को देखकर ब्लड एम्परर ने टूटे फूटे आवाज में कहने लगा, फ्लेम एम्परर सेकेंड लेवल ऑफ कंडेंसन रियलम। ब्लड एम्परर के टूटे फूटे आवाज सुनकर फ्लेम एम्परर ने कहा, ब्लड एम्परर अपना सेंटेंस अच्छे से कहो, कंडेंसन रियलम के बारे में क्या? तुम्हारे इस हालत का कंडेंसन रियलम से क्या कुछ संबंध है? और ब्लड एम्परर को चेक करते हुए खुद से कहने लगा, ये तो कोई मामूली एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर इनर इंजरी है। अगर रेड ब्लड एम्परर ने सोल कल्टिवेट नहीं की होती तो इस तरीके की सोल अटैक के हमले से उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो गई होती। और खुद से कहने लगा, आखिर किसने किया होगा ये? आखिर रेड ब्लड एम्परर ने किसे नरस किया है? दूसरे पैनल पर इन्फान टाउन में रेड ब्लड क्लैन में दिखाया जाता है कि ब्लड सेक्ट की सभी लोग अपने सेक्ट लीडर को मार देने के कारण येवाई और उसके डिसिपल के आगे घुटने टेक दिया और मन में कहने लगे, ये आदमी कौन है? एक ही झटके में हमारे सेक्ट लीडर को मार दिया और वो उन दोनों डिमोनिक गर्ल की भी मास्टर है। ली एमसी और फू एमसी से कहने लगा, मास्टर हमने आपको बहुत मिस किया है, आखिरकार आप हमें मिलने वापस आ ही गए। फू ने कहा, सीनियर सिस्टर ये मास्टर की माइंड क्लोन है ना? और रोते रोते कहने लगा, मास्टर डोंट वरी, मुझे एक एंशिएंट सेंट किंग की सीक्रेट रियलम मिल गई है। उस सीक्रेट रियलम से आपकी बॉडी को इमोर्टल पावर एब्जॉर्ब कर सकती है, उससे आप रिवाइव हो जाएंगे। मैं कसम खाता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं आपको वापस जिंदा कर ही दूंगा। ये सब देखकर येवाई ने कहा, ए तुम दोनों रोना बंद करो, रोते रहने से तुम अच्छे नहीं दिखोगे। येवाई को फिर से बोलता देखकर लियोन से चौंककर फू से कहा, अरे क्या तुमने देखा? मास्टर ने मेरे साथ बात किया है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जूनियर सिस्टर फू ने कहा, मैं 300 सालों से इसका इंतजार कर रहा था। 300 साल हो गया है, आखिरकार मास्टर ने बात कर ही ली। मुझे मास्टर को अपने सामने खड़े देखने का मौका मिल ही गया। ली एमसी ने फू के कपड़े को टानते हुए कहने लगा, अभी मुझे चुटकी काटो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मास्टर हमसे बात की है। येवाई ने डिसिपलों के सिर पर फ्लिप करते हुए कहा, सिलीगल तुम लोगों को लगता है कि यहाँ मेरी माइंड क्लोन है ना, जो पावर खत्म हो जाने से गायब हो जाएगी? तभी ली एमसी ने रोते हुए कहा, तो क्या यह सचमुच खुद मास्टर आप हो? येवाई ने हंसकर कहा, हाँ मैं फिर से जिंदा होकर वापस आ गया हूँ। ली एमसी ने फू को पकड़कर कहा, फू मुझे चुटकी काटो, मैं इतना डर गया हूँ कि मुझे लग रहा है जैसे यहाँ सब कुछ सपना है, मुझे रोना आ रहा है। तभी येवाई के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आया कि होस्ट की पहले डिसिपल से रियून करने पर होस्ट को कल्टीवेशन का स्पीड 10 गुना किया जाता है। दूसरे नोटिफिकेशन पर कहा जाता है कि सेकंड डिसिपल से मिलने पर डिसिपल की 100 ईयर्स को कल्टीवेशन प्राप्त हुई है। जो कल्टीवेशन डिसिपल को मिला है वो सिर्फ डिसिपल ही यूज कर सकती है और जो होस्ट को मिला है वो सिर्फ होस्ट ही यूज कर सकता है। येवाई अपने कल्टीवेशन को चेक करते हुए कहने लगा, स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने की स्पीड अब पहले से लगभग 10 गुना पावरफुल हो गई है। तो अगर मेरे कुछ पावरफुल डिसिपल मिल जाए तो क्या आप 5 गुना, 10 गुना या 1000 गुना या उससे भी ज़्यादा स्पीड से मैं कल्टीवेट कर पाऊंगा? लेकिन दूसरे रिवर्ड डिसिपल के 100 ईयर्स कल्टीवेट मैं उन्हें उसे कैसे दे सकता हूँ? यह सुनकर सिस्टम ने कहा, आपको बस इतना करना है कि डिसिपल के साथ आप कांटेक्ट में रहे और डिसिपल को सोच समझकर कल्टीवेशन देना, वरना कल्टीवेट वेस्ट होगा। येवाई ने कहा, क्या ये इतना आसान है? क्या इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क करेगा? सिस्टम ने यस कहा। यह सुनकर येवाई विलन वाली हंसी दे रहा है और एक हंटर निकल लिया। दूसरी तरफ ली एमसी कह रहा है, मास्टर के हाथ में वो क्या स्पिरिट रोप है? मास्टर सचमुच जिंदा हो उठे हैं, ये इनक्रेडिबल है। येवाई रोप लेकर आगे बढ़ते हुए कहने लगा, तुम दोनों सिर्फ एक फॉर्मेशन मास्टर हो और एक कंस्ट्रक्शन मास्टर हो, दोनों सेकेंडरी एवे के कल्टीवेटर, और सोचते हो कि तुम्हारे सेम स्टेज के शॉर्ट कल्टीवेटर को मार सकते हो। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? तुम दोनों को अब पनिशमेंट मिलेगा, 10-10 कोड़े, ये तुम्हें लेने ही होंगे। और डिसिपल ये सुनकर पीछे घूमकर कहने लगे, ये हमारी गलती है, प्लीज मास्टर हमें पनिश कीजिए। येवाई भी उन्हें कोड़े मारने लगा। कोड़े खाकर दोनों को ऑर्गेजम आ गया और दोनों चिल्लाने लगे। येवाई मन में कहने लगा,
अगर मैं आज यूनफान टाउन में नहीं होता तो। ये दोनों नासमझ लड़कियां आज रेड सनसेट के लीडर के हाथों से टिक ही नहीं पाती। रूप से मार खाकर फूल मन में कहने लगा, अरे ये क्या हो रहा है? मेरी कल्टीवेशन में ज़बरदस्त वृद्धि हो रही है। और चिल्लाकर कहा, मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मास्टर, इस कल्टीवेशन को आप वापस ले लीजिए। हमने गलती की है, हम ऐसे इनाम के लायक नहीं है। और तो और आप अभी रिजरेक्ट हुए हैं, प्लीज़ इसे अभी वापस ले लीजिए। ये भाई ने कहा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस अपने सजा भुगत लो। ठीक है, अब हो गया, तुम लोग उठ सकते हो। डिसिपलों ने शर्मा कर कहा, रियार्ड के लिए थैंक यू मास्टर। ये भाई खुद से कहने लगा, मुझे कुछ और इनमें से पावरफुल मेरे डिसिपलों को ढूंढना चाहिए। इन दोनों की कल्टीवेशन सेकेंडरी हुए है, इसलिए वो लोग ज़्यादा पावरफुल हमला नहीं कर पाते। दूसरे पैनल पर एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। ली यूनसी ने कहा, मास्टर ये हमारी गलती है, हम अपने डिसिपलों को प्रोटेक्ट करने में फेल रहे, प्लीज़ हमें पनिश कीजिए। ये भाई ने मन में कहने लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उनके बैकअप में सीक्रेट लैंड है। अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं एक एक करके सारे हिसाब चुकता कर लूँगा। ली यूनसी ने कहा, ऐसे मास्टर मैं ये बात भूल गया था कि सीनियर सिस्टर ताइबाई भी सेंट्रल प्लेन्स में है, लेकिन और उदास हो गया। और फू ने कहा, सीनियर सिस्टर संभालिए अपने आप को। ये भाई ने कहा, व्हाट रॉन्ग विथ ऑफ ताइबाई? मुझे लगता है कि अपने टैलेंट की दम पर उसे 300 सालों में तो एम्परर रियलम तक पहुंच ही जाना चाहिए था, है ना? ये सुनकर दोनों उदास हो गए और कहने लगे, हाफ एम्परर बनने के बाद उसने अकेले स्ट्रगल करते हुए स्टारलाइट सीक्रेट लैंड तक अपना रास्ता खुद बनाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। ये भाई खुद से कहने लगा, स्टारलाइट सीक्रेट लैंड, ये फिर से। और उनसे कहने लगा, आप ताइबाई कहाँ है? डिसिपलिन ने कहा, सीनियर सिस्टर ताइबाई स्वॉर्ड हार्ट सिटी में है। ये भाई ने कहा, तो चलो मैं सोच रहा था कि आप कुछ दिनों के लिए यहीं रुको और अपने कल्टीवेशन और पावरफुल करो, लेकिन अब यह अननेसेसरी लगता है, तो हम स्वॉर्ड हार्ट टाउन की ओर चलेंगे। दूसरे पैनल पर 3 डेज बाद नोवा आर्क में एवाई को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। कल्टीवेशन खत्म करके एवाई ने कहा, 3 दिनों में सिर्फ 5 स्टेज ही ब्रेक थ्रू किया है, ये उम्मीद से कहीं ज़्यादा धीमा है। फू ने कहा, मास्टर ने फिर से बुराई करने लग गए। एक आम आदमी कभी कभी 3 सालों में एक भी स्टेज ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। ली यूनसी ने कहा, हाँ क्या करे? एवाई ने कहा, बहुत बढ़िया, अब मैं हेवनली रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा, तब मैं सिस्टम पर और ज़्यादा फीचर्स अनलॉक कर पाऊँगा। अगले दिन स्वॉर्ड हार्ट टाउन में एक रेस्टोरेंट में एक आदमी को दिखाया जाता है। उस आदमी को एवाई गोल्ड कॉइन दिखाते हुए कहा, ताइबाई स्वॉर्ड हार्ट के बारे में तुम्हें जो कुछ भी पता है हमें सब कुछ बताओ। वेटर ने कहा, सर क्या आप भी ताइबाई स्वॉर्ड हार्ट वाइन एंड मार्शल आर्ट मीटिंग में भाग लेने के लिए जा रहे हैं? एवाई ने कहा, क्या वाइन एंड मार्शल आर्ट? वेटर ने फिर से कहा, ताइबाई स्वॉर्ड मास्टर लंबे समय से घायल है और उनकी हालत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, और मैंने सुना है कि उनमें अब ज़्यादा कल्टीवेशन भी नहीं बचा है, इसलिए वो सारा दिन शराब में ही डूबे रहते हैं। अब तो वो फैमिली की सारी दौलत लुटाने और चीज़ों को बदलकर वाइन खरीदने में लग गए हैं। ताइबाई साम्राज्य पहले स्वॉर्ड स्किल लर्न करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते थे, लेकिन अब अफसोस कोई भी नहीं आता रहा था। इस एपिसोड की शुरुआत में वेटर की बातें सुनकर ली उनसे गुस्सा हो गया और जोर से कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? फोर्थ सिस्टर ऐसा नहीं कर सकता। यह देखकर वेटर डर गया। तब एवाई ने यूनसी को शांत किया। यूनसी ने कहा, आई एम सॉरी मास्टर, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। एवाई ने कहा, मुझे नहीं पता कि ताइबाई की यह हाल किसने किया, लेकिन मैं लोगों को जगाने में माहिर हूँ। अगले पैनल पर ताइबाई वाइन एंड मार्शल आर्ट मीटिंग के दिन दिखाया जाता है। एक आदमी लोगों की वाइन चेक कर रहा है। तभी एक आदमी ब्लैक हुडी पहनकर आया। ये एमसी है और वाइन की बोतल आगे दिखाते हुए कहा, पहले वाइन के बारे में भूल जाओ, अकेले बोतल की कीमत ही कई स्प्रिट स्टोन के बराबर है ना? बैठा हुआ आदमी ने कहा, बोतल देखने में तो ब्यूटीफुल है, अंदर की वाइन भी बोतल की तरह अच्छी होनी चाहिए। दूसरे लोग कहने लगे, ये आदमी इतने देर तक एल्डर से क्या बात कर रहा है?
बोतल को देखकर बैठा हुआ आदमी मुंह से लार टपकाते हुए पकड़ने बढ़ रहा है। तभी एबाई ने बोतल को खींचकर कहा, अरे इतना जल्दी भी मत करो, और दोनों डिसिपलों को कुछ अजीब से बानी ड्रेस पहनाकर ले आया। वाइन देखने वाले एल्डर ने कहा, सीनियर आप करना क्या चाहते हैं? एबाई ने कहा, यह वाइन बेहद एक्सपेंसिव है, इसलिए आपके लिए एक ही घुट काफ़ी होगी, और एक कप वाइन डालने लगा। वाइन को लेकर एल्डर ने कहा, सिर्फ एक ही सिप, यह तो बहुत बुरा है, और वाइन की सेंट लेते हुए कहा, इसकी खुशबू तो लाजवाब है, इसका एक घुट पीना भी कितना अच्छा लगेगा। एबाई ने कहा, तो इस वाइन के बदले आपके मास्टर को 2 मैसेज देना पड़ेगा। एल्डर ने कहा, श्योर सर, बोलिए अब क्या मैसेज देना है? एबाई ने कहा, फर्स्ट मैसेज है, मास्टर इतने वाइन के नशे में है कि उसे पता ही नहीं चला कि किस स्ट्रेंज लैंड में है या अपने होमलैंड में। और सेकंड मैसेज है, एक पोएम, एक गिलास वाइन, एक लॉन्ग सॉन्ग, और दुनिया भर की मेरी जर्नी में एक शॉर्ट है। मैसेज सुन लेने के बाद एल्डर ने कहा, प्लीज़ सीनियर रुकिए, मैं सीनियर के लिए वाइन लाता हूँ। तभी यूनसी लीवाई से चिपकते हुए कहा, दिस इज़ नॉट फेयर मास्टर, यूनसी भी थोड़ा शराब पीना चाहती है। फूबी एबाई से चिपक कर कहा, राइट मास्टर, फूबी वाइन की एक घुट पीना पसंद करेगी। दोनों को दोनों साइड में पकड़कर एबाई ने कहा, अगर तुम लोग ऐसा करते रहे तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। दूसरे पैनल पर एक लड़के को शॉट प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम सानार है। ये एबाई के डिसिपल ताइबाई का डिसिपल है, और एमसी का डिसिपल ताइबाई को पास में ही वाइन पीते हुए दिखाया जाता है, और हॉल में सारे तरफ वाइन के बोतल बिखरा पड़ा है। सानार आकर ताइबाई को कहने लगा, मास्टर आप कई दिनों से वाइन पी रही है, इसलिए आपको इसे बंद कर देना चाहिए। ताइबाई ने नशे की हालत में सनार से कहा, सनार तुम अभी छोटे हो, तुम समझ नहीं सकती, बॉडी खुद को इच्छा अनुसार गति करती है, इंसान और स्वॉर्ड एक है। सनार ने कहा, मास्टर क्या इन दोनों में ग्रैंड मास्टर का डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए आप ऐसे हैं? ताइबाई ने कहा, सनार थोड़े आराम कर लो, कुछ देर के बाद फिर से शॉट की प्रैक्टिस करना, अब मेरे वाइन पीने का समय हो गया है। तभी हॉल में एल्डर आकर कहने लगा, मास्टर वाइन का न्यू कलेक्शन आ गया है। ताइबाई ने कहा, ये इतना कम क्यों है, और नीचे आकर वाइन को हाथ में लेकर खुद को कहने लगा, ये वाइन तो एक इमॉर्टल एलेक्जर है, शायद ये वाइन मुझे मेरी मास्टर की यादें ताज़ा कर दे। और वाइन को ड्रिंक करते हुए रोकर कहा, मास्टर ये डिसिपल आपको बहुत याद करती है। ताइबाई ने एल्डर से कहा, ओल्डिए क्या ये वाइन भी लाइन में खड़े लोगों की तरह ही पहुँचाई जाती है? ओल्डिया ने कहा, जी हाँ मास्टर, जिसने ये वाइन दिया है वो एक बड़े फैमिली का सन होना चाहिए, वो कल्टीवेशन के कंडेंशन रियलम का 7 स्टेज का आदमी है, और उस आदमी ने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए कुछ वर्ड लेकर आऊँ। ताइबाई ने कहा, उसने क्या कहा मुझे बताओ। ओल्डिया ने कहा, फर्स्ट सेंटेंस ये है कि अगर घर का मालिक शराबी हो सकता है तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। ये सुनकर ताइबाई चौंक गया और ओल्डिये को जोर जोर से हिलाते हुए कहा, और दूसरा सेंटेंस क्या बताया उसने, जल्दी बताओ। ओल्डिये घबराते हुए कहा, सेकंड सेंटेंस है एक पोएम, एक बाल्टी वाइन, एक बिग शॉट, और कुछ था मुझे याद नहीं आ रहा है। मास्टर आपको क्या हो गया है? यह आदमी नहीं गया, वो दरवाजा पर ही आपकी इंतजार कर रहा है। यह सुनकर ताइबाई ने कहा, क्या वो नहीं गया? और खुद स्पीड में फ्लाई करके एमसी की ओर जाने लगा। पीछे से ओल्डिया ने कहा, आज मास्टर को क्या हो गया है, अजीब हरकत कर रहे हैं। दूसरे पैनल पर ताइबाई को देखकर फू ने कहा, मास्टर फोर्थ सिस्टर आ गई है। ये भाई ने कहा, ठीक है तुम दोनों थोड़े शांत हो जाओ और अपने फ्लॉस को रिवील मत करो, वो हमें पहचानना नहीं चाहिए। तभी ताइबाई आकर कहने लगा, मैं आपको पूछता हूँ कि अभी जो मैंने वाइन ड्रिंक किया वो आपकी ही है ना? ये भाई ने कहा, हाँ वो मेरा था, और मन में कहने लगा, मेरा फोर्थ डिसिपल अक्सर हंसी फुर्ती में रहती थी, लेकिन अब उसे क्या हो गया, उसने क्या हालत बना लिया। अगर तुम अब कबाड़ भी बन जाओ तब भी मैं आज तुम्हें एक शार्प स्वॉर्ड में बदल दूंगा। ताइबाई ने कहा, जो ओल्डिया ने मुझे आज पोएम सुनाया वो उसे आपने ही कहा है ना? ये भाई ने कहा, हाँ। ताइबाई ने कहा, बताओ तुम्हें ये वो 2 पोएम किसने सुनाई? ये कहकर अपना पावर ऑन करके स्वॉर्ड स्किल एक्टिव करने लगा। ये भाई ने कहा, क्या आप मेरे द्वारा दिए गए वाइन से सेटिस्फाइड है? ताइबाई उनको देखकर खुद से कहने लगा, ये 3 लोग कौन है? मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। और उनसे कहा, हे तुम लोग हो कौन? ये भाई ने कहा, मैं कौन हूँ मैं आपको एक पल में ही बता सकता हूँ।
लेकिन पहले आए वाइन के बदले सामान की लेन देन पूरा कर ले। ताइबाई ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपकी वाइन से सेटिस्फाइड है, बताइए आपको क्या चाहिए। ये भाई ने कहा मैं आपसे शॉर्ट प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, इसलिए आप आपकी कल्टीवेशन स्टेज को मेरे स्टेज के बराबर कर ले, और चाहे कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस खत्म होने से पहले आपको अपनी कल्टीवेशन दोबारा हासिल नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मार्शल आर्ट फिल्म में दिखाया जाता है कि दोनों शॉट निकलकर एक दूसरे को घूरने लगे। ताइबाई ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक ही फाइट कर सकता हूँ। ये भाई मन में कहने लगा अरे वाह, उसने तो सचमुच अपना लेवल गिराकर कंडेंसन रियलम तक कर दिया है, लेकिन अब मुझे उसके साथ फाइट करके उसके पहले की तरह जगाना होगा। दूसरी तरफ ली वंसी और फू उदास होकर कहने लगे फोर्थ सिस्टर, गॉड आपके पापों को माफ़ कर सकती है, लेकिन तुम अपने पापों के साथ नहीं जी सकते, तुम्हें अपने डेस्टिनी को खुद ढूंढना होगा। तो पिछले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि दोनों फाइट के लिए मार्शल आर्ट एरिना में रेडी हो गए थे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ताइबाई ने कहा चलो फाइट करते हैं, अपने सबसे पावरफुल शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करना है, बेहतर होगा, वरना आप पहले ही राउंड में हार जाओगे। ये मैंने कहा क्या ये बात है, तो ठीक है, तो आपको सावधान रहना चाहिए, और 2-3 शॉट की स्लैश मार के ताइबाई की तरफ दौड़ के जाने लगा। ये देखकर ताइबाई मन में कहने लगा उसके शॉट की क्यूआई ढेर सारे हैं, लेकिन उसके कुछ पार्ट कमज़ोर है और कुछ ताकतवर है। और ये भाई से कहा शॉटमैनशिप तो अच्छी है, लेकिन थोड़े हार्ड है और एजिलिटी भी कम है, और उसके सारे अटैक इधर उधर जाकर आसानी से डॉस करने लगा। ये भाई अपना अटैक वेस्ट होता देखकर फट से साइड से आकर ताइबाई पर हमला कर दिया। ये देखकर ताइबाई मन में कहा तुम साइड से हमला करना चाहते हो, अनफॉर्चुनेटली मैंने तुम्हारी चाल समझ ली है, और ये भाई के हमला डॉस कर लिया। फिर से दोनों आमने सामने फाइट करने लगे। तभी ये भाई जोर से अटैक करते हुए कहा ये हमला मैंने सामने से किया, रुक सकते हो तो रुक लो, लेकिन ये अटैक ताइबाई नहीं रुक पाई और जोर से नीचे गिर गया। ये भाई ने कहा मिस ताइबाई, एनिमी को कभी कम मत रखना, लाइफ और डेथ की फील्ड में एनिमी को कम समझना सबसे बड़ा टाबू है। एरिना के नीचे फू ने कहा फोर्थ सिस्टर तो सचमुच पहले ही राउंड में हार गई है। यूनसी ने कहा हाँ, मास्टर की पावर कभी कम नहीं होती। फिर से फाइट की और ताइबाई ने कहा मैंने तुम्हें कम आंका, चलो फिर से फाइट करते हैं। और मन में कहा अरे इस बार तो मैंने उसे कम आंक लिया, लेकिन इस बार नहीं। और एक पावरफुल शॉट टेक्निक क्यूलिन शॉट टेक्निक की सेकंड लेवल एक्टिव कर दिया। ये देखकर फू ने कहा अरे ये तो फोर्थ सीनियर सिस्टर के सबसे पावरफुल टेक्निक है। और एरिना में ताइबाई शॉट टेक्निक की क्यूआई से पूरे बॉडी ढककर ईएवाई को अटैक करने बढ़ रही है, लेकिन ईएवाई ने बस एक आसान सी स्लैश मार के ताइबाई को दूर फेंक दिया और कहा क्या तुम अब भी मेरे कल्टीवेशन के बराबर अपना कल्टीवेशन नहीं बढ़ाओगे। पिछले एपिसोड में मेरा एक मिस्टेक हो गया था, जब दोनों फाइट कर रहे थे तब ताइबाई ने कल्टीवेशन ईएवाई के बराबर नहीं की थी, बल्कि ईएवाई से थोड़ा कम रखी थी, इसलिए ईएवाई अब कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए बोल रहा है। लेकिन ताइबाई एमसी की बातें अनसुना कर फिर से उठकर क्यूलिन शॉट टेक्निक की 4th लेवल एक्टिव करके ईएवाई पर हमला कर दिया, लेकिन ईएवाई ने आसानी से ताइबाई की अटैक रोककर उसका शॉट हाथ से गिरा दिया। ताइबाई एमसी से हारकर मन में कहने लगा पहली बार लाक था, दूसरी बार एक्सीडेंट था, लेकिन तीसरी बार भी हार गया, ये कैसे हो सकता है। ये यंग मैन मुझे और यहाँ तक कि मेरा शॉट की टेक्निक को भी बहुत अच्छे से जानता है। वो मेरे हर मूव हर स्ट्राइक को जानता है, क्योंकि वो मेरे हर हमले को कैलकुलेट करके डच कर रहा है। और गुस्से से कहने लगा तुम कौन हो। ये मैंने कहा मैं कौन हूँ, और फू से कहा अब करो। ये सुनकर फू ने कुछ बोलकर फॉर्मेशन सेट करने लगा। फॉर्मेशन देखकर ताइबाई चौंक गया और कहा ये क्या मेरी कल्टीवेशन पावर तेजी से घट रही है, ये कैसे संभव हो सकता है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तो एक प्रैक्टिस फाइट था। फॉर्मेशन में जकड़ कर ताइबाई कुछ से कहने लगा डेमिट, वाइन के लालच में मैं अपने लिए धीरे धीरे गड्ढा खुद रहा था। पहले तो इस आदमी की पोएम की 2 लाइनें ने मेरी मेंटेलिटी डिस्टर्ब कर दिया, और फिर मुझे कल्टीवेशन स्टेज को दबाने के लिए मजबूर किया, जिससे मेरे ध्यान भटक गए, और लास्ट में इस स्पिरिट फॉर्मेशन से मुझे जकड़ लिया गया। ताइबाई को ऐसे हालत में देखकर साना गुस्से से मास्टर को बचाने आगे बढ़ने लगा। ये देखकर ताइबाई ने कहा सनार इधर मत आओ। सना ने कहा नहीं मास्टर, मैं कभी आपको चोट लगने नहीं दे सकता, और आगे बढ़कर ईएवाई की ओर आने लगा।
सानार को आगे बढ़ता देखकर ताइवाई फॉर्मेशन से छुपने की कोशिश करने लगा। ये भाई ने कहा, तुम खुद मर रहे हो फिर भी दूसरे को सेव करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। ये सब बेकार है। तुम सबको आज यहाँ मरना ही होगा। ताइवाई ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मेरे पावर छीन लोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? और जोर लगाकर फॉर्मेशन ब्रेक करने लगा। तभी फॉर्मेशन में ब्लास्ट हो गया। लियोनसी ने फू से कहा, मास्टर ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब फोर्थ सिस्टर उनसे ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई करेगी। फू ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें स्वयं बरतना होगा और कोई फैसला नहीं उठाना है। हमें बस मास्टर पर भरोसा रखना होगा। तभी फॉर्मेशन तोड़कर ताइवाई गुस्से से एमसी पर हमला करने बढ़ गया। ताइवाई को फॉर्मेशन से बाहर आता देखकर ये भाई भी ताइवाई की ओर स्पीड से आगे बढ़ गया। ये भाई की स्पीड देखकर ताइवाई मन में कहने लगा, यह कैसे हो सकता है? इस आदमी का कल्टीवेशन पावर क्लियर तरीके से ख़त्म हो गया था, फिर भी उसकी स्पीड कम होने की बजाय बढ़ गई है, वो भी पहले से भी तेज। और दोनों पास आकर एक दूसरे को फिर से टकराने लगे। तभी यह भाई फोर्थ डिसिपल के पीछे आकर एक मुक्का दे मारा। उससे ताइवाई पीछे गिर गया और खुद से कहा, यह आदमी हर बार मेरे डिफेंस को इतनी आसानी से पेनिट्रेट कर देता है, क्यों? एवा ने कहा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा पावरफुल हो? तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हें आज सेव नहीं कर सकते। किस बात का तुम्हें घमंड है? और तुम्हारे मास्टर का क्या? आज तुम्हारा इस हालत का जिम्मेदार वही है। उन्हीं की वजह से आज तुम ऐसे हो गए हो। यह सुनकर ताइवाई गुस्सा हो गया और येबाई पर सरप्राइज अटैक कर दिया। अटैक से येबाई जैसे तैसे बचा और कहा, यह बहुत क्लोज था। ताइवाई ने कहा, तुम किसी का भी इंसल्ट कर सकते हो लेकिन मेरे मास्टर का इंसल्ट नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उठकर येबाई पर हमला करने बढ़ा। येबाई मन में कहने लगा, यह लगता है लगभग पूरा हो ही गया। उसी वक्त सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, रीयूनियन थर्ड डिसिपल रिवार्ड जुआनवान स्वॉर्ड इंटेंट और एक अप्रेंटिस वर्जन। ये अप्रेंटिस वर्जन क्या है मुझे पता नहीं। यह भाई ने कहा, सिस्टम तुमने सही समय पर रिवार्ड दिया है तो निकालो जुआनवान स्वॉर्ड इंटेंट। तभी जुआनवान स्वॉर्ड इंटेंट से चारों तरफ हवा तेज होने लगा और आसमान में बादल एक जगह एकत्रित होने लगा। कहीं और कुछ एक्सपर्ट आसमान में यह सब देखकर कहने लगा, यह डायरेक्शन तो ताइवाई स्वॉर्ड विला की ओर से है। क्या यहाँ कुछ सुप्रीम ट्रेजर अपीयर हो रही है? दूसरे सिंह वाला आदमी ने कहा, बिल्कुल सही, और यह लड़ाई की आवाज़ उसी सुप्रीम ट्रेजर के लिए हो रही होगी। सफ़ेद कपड़ा वाला ओल्ड मैन ने कहा, चलो जाकर देखते हैं। दूसरे को पहले मौका नहीं देना चाहिए। ऐसा नज़ारा हजारों सालों में नहीं देखा है। इस बार जरूर एक सुनहरा मौका है। तभी यह भाई की ओर दिखाया जाता है। आसमान में जुआनवान स्वॉर्ड अपीयर हो रहा है। आसमान में स्वॉर्ड को देखकर ताइवाई घबरा गया। दूसरी तरफ ताइवाई को मुसीबत में देखकर उसके डिसिपल सानार आगे आने की कोशिश करने लगा, लेकिन फू और सुयान ने उसको रोक लिया। ताइवाई ने कहा, मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे सानार का ख्याल रखना होगा और मैं जूनियर और सीनियर सिस्टर के साथ मिलकर मास्टर को पुनर्जीवित करना है। दूसरी तरफ अटैक को पास आते देखकर सानार रोते हुए कहा, नहीं, मेरे मास्टर को छोड़ दो बैड गाय, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और फू को शॉट से मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन फू ने आसानी से अटैक डॉज करके उसको अपने बॉडी में चिपका दिया। यह देखकर सानार घबरा कर पीछे हट गया। यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और एक कमेंट कर देना।